ठीक है, स्क्रीन शो हो गई। यस मैम। लोग आज एम्पियर्स लॉ करेंगे, ठीक है। एम्पियर्स लॉ का पहले बेसिक देखते हैं कि एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हैं जो वो पढ़ेंगे। देखो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो मुझे किसी भी करंट एलिमेंट की, मुझे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, कि मान लो जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं उनको ना एक लूप में बंद कर दो। जैसे मान लो मेरे पास एक सिर्फ ये कंडक्टर है, देखो जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको एक लूप में, मान लो इसके पास करंट आई है, ये ऊपर करंट इसमें आई जा रहा है, मुझे किसी भी पॉइंट पी पे किसी भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करो तुम, सबसे पहले एक एम्पियर लूप ड्रॉ कर दो। लूप है ये, ठीक है, लूप है। लूप मतलब जैसे धागा बना देते हैं ना, एक लूप बना दो। तो लूप ड्रॉ कर दो और जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पर आप एम्पियर्स लॉ लगा दो। मान लो ये अब मुझे सेंटर यहाँ से आर दूरी पर है, मैंने एम्पियर लूप ड्रॉ कर दी। तो कैसे निकालते हैं, इन्होंने क्या कहा है, आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो देखो कैसे आएगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी नेट, मतलब जो ये बी है ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। डीएल क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना है क्लोज्ड किसका, इस लूप का, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड क्या है कि इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज हुआ है। तो इस लूप के अंदर मुझे बताओ, जो ये लूप है, जो इस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज हुआ है बच्चों, आई करंट। भाई हर, अगर इस पूरे कंडक्टर में आई करंट है तो इस पॉइंट पे भी आई करंट रहेगा, यहाँ पे भी आई करंट रहेगा, यहाँ भी आई करंट रहेगा, यहाँ भी आई करंट रहेगा। तो इस लूप में कौन सा कितना करंट इनक्लोज हुआ है, आई। तो अगर मुझे बी निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे भाई, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल। डीएल किसका करना है बच्चों, लूप डीएल है ये, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, कितना करंट इनक्लोज हुआ है, आई। तो मैं यहाँ पे आई लिखूंगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब भी मैं एक लूप ड्रॉ करती हूँ तो उस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। मान लो मैंने जो ये एम्पियर लूप ड्रॉ करी है, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं बी बाहर निकाल लेती हूँ यहाँ से। इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, ये चीज देखो, इंटीग्रेशन करते हैं सिर्फ हम लोग, डीएल जो ये लिखा है ना, ये डीएल क्या है, ये इंटीग्रेशन है इस लूप का, यानी ये इस लूप की लेंथ है। मान लो तुमने यहाँ से छोटा 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 डीएल एलिमेंट कट किया, तो ये पूरी जो लूप है इसका कितना लेंथ है, तो इस पूरी लूप की जो भी लेंथ है आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करना है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज निकालना है, ठीक है। तो हम एम्पियर लॉ तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम लोग जो लूप बनाएंगे उस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड या तो कांस्टेंट रहे, ठीक है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तब हम लोग एम्पियर लॉ का यूज कर सकते हैं। अब बात आई आई इनक्लोज, जैसे मान लो यहाँ पर तो सबकी डायरेक्शन देखो इसकी ऊपर है, इसकी ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे हो गई, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नीचे चलेगी। अब आई इनक्लोज कैसे निकालें, कैसे प्लस करें कैसे माइनस करें, तो देखो क्या बोला है इसने, जो भी एम्पियर लूप है इसकी कोई डायरेक्शन होगी, जैसे मान लो मैंने ये डायरेक्शन ली है एम्पियर लूप की, ये डायरेक्शन ले ली मैंने, लूप को इनक्लोज कर दिया। अब क्या करना है, लूप की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो राइट हैंड थंब रूल लगाया तो थंब तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो करंट लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है उनको पॉजिटिव साइन कर दो, और जो करंट लूप की डायरेक्शन की अपोजिट है उनको नेगेटिव साइन कर दो। तो देखो लूप के अपोजिट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कौन कौन से करंट पॉजिटिव जाएंगे, I1 और I2 पॉजिटिव, और I3 नीचे की तरफ है जो कि मेरे लूप की तरफ से तो ऊपर होना चाहिए, तो I3 को क्या लगाएंगे बच्चों, नेगेटिव। तो आई इनक्लोज इसलिए क्या लिखा है, I1 प्लस I2 और माइनस I3, ठीक है। I3 को माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये लूप की डायरेक्शन के अपोजिट है। भाई लूप की डायरेक्शन देखो, इसको घुमाओ, लूप की डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, तो थंब ऊपर की तरफ आया, तो यानी जो ऊपर वाले करंट है वो पॉजिटिव और जो नीचे वाले करंट है वो नेगेटिव। क्लियर है इतना, ये है एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड।
अब देखो हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। सबसे पहली इक्वेशन, सबसे पहला इसका एप्लीकेशन आता है होलो सिलेंडर का। ये इनफाइनाइट है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ की, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। ठीक है, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। ये सिलेंडर कैसा है? होलो। क्या इस सिलेंडर के अंदर मटेरियल है? नो मैम। हाँ, इस सिलेंडर के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है। तो देखो इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे बोला तुमसे कि बच्चों ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तुम्हारा काम क्या रहेगा? ठीक है मैम, आपने बोला है पहले लूप बना दो, मैंने एम्पियर की लूप बना दी। क्या इस एम्पियर की लूप के अंदर कोई करंट इनक्लोज हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं आई मैम। कितना है? जीरो है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना है? जीरो, होलो में। तो होलो में मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं अंदर। अब रही बाहर बात की बाहर, मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अब मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, बाहर के लिए कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पर आप क्या करो? लूप ड्रॉ कर दो। जैसे पी और पी डैश पॉइंट है, मैंने लूप ड्रॉ कर दी। ये कौन सी लूप है बच्चों? एम्पियर लूप। आपको एम्पियर लूप बनानी है, मैंने एम्पियर लूप बना दी। अब देखो जरा, अब जो सिलेंडर है होलो सिलेंडर, करंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहता है? सरफेस पे। होलो सिलेंडर में करंट सिर्फ कहाँ रहेगा? सरफेस में। देख लो, करंट कहाँ है? सरफेस पे ही है ना। ये आई करंट सिर्फ यहाँ सरफेस पे है ना। करंट आई जो है सिर्फ सरफेस पे है। तो मुझे बताओ पी और पी डैश की जो लूप है इसने कितना करंट इनक्लोज किया? बताओ भाई, पूरा सरफेस क्लोज कर दिया ना इसने, लूप ने पूरा यस सरफेस मैम। इनक्लोज कर दिया। तो सरफेस पे जितना भी करंट था वो सारा का सारा इनक्लोज कर दिया इस एम्पियर लूप ने। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जीरो। अगर आपको किसी भी पॉइंट बाहर पे निकालनी है तो जितनी डिस्टेंस आर रहेगी, जैसे मान लो ये मेरा सिलेंडर है, ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर कैसा दिखता है? सर्कल। अगर मैं किसी सिलेंडर को ऊपर से देखूं तो कैसे दिखेगा? सर्कलर दिखेगा ना। जैसे यस ग्लास, मैम। ग्लास क्या है? सिलेंडर ही तो है। अगर मैं ग्लास को एकदम ऊपर से देखूं तो मुझे बस सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? एक सर्कल। सर्कल। मान लो मैं ऊपर से देख रही हूँ तो ये सर्कल है। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? बाहर ये एम्पियर लूप ड्रॉ कर दी। जैसे यहाँ पे ये एम्पियर लूप ड्रॉ कर रखी है ना, पी और पी डैश। तो मान ये एम्पियर लूप है, तो ये मुझे एम्पियर लूप ऊपर से भी ऐसी सर्कल दिखेगी। ये एम्पियर लूप ड्रॉ कर दिया। तो बस क्या करना है, देखो बी डॉट डीएल, बी कांस्टेंट है, बी बाहर आ गया। डीएल किसका करना होता है बच्चों? टू एम्पियर पाई। लूप। तो तुम्हें पता है ये लूप का लेंथ कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रांस क्या होता है? 2 पाई आर, वही उसकी लेंथ होती है। तो लेंथ को क्या लिखा? 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो भाई पूरा का पूरा लूप ने पूरा का पूरा करंट इनक्लोज कर लिया। क्योंकि सिंपल सी बात है, बाहर निकाल रहे हो तो जब पूरा सर्कल ड्रॉ करोगे, जो लूप ड्रॉ करोगे, उस लूप ने पूरा का पूरा करंट इनक्लोज कर लिया। तो आई इनक्लोज क्या है? जो भी टोटल गिवन होगा, तो म्यू नॉट आई। ठीक है। आर क्या है बच्चों? आर क्या है? सेंटर से, यानी अगर जो ये तुम्हारी सिलेंडर है, इस सिलेंडर से जिस भी पॉइंट पे आपने फील्ड निकाला है उस पॉइंट का डिस्टेंस है ये। ठीक है, देखो ये सिलेंडर का सेंटर है। बोलो, ये सिलेंडर का सेंटर हो गया। तो यहां से आपने जहां पर भी फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस ले लो। तो ये डिस्टेंस कौन सी है? आर। इस आर का तुमने लूप बना दिया, तो ये डिस्टेंस 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमारा, तुम डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो होलो सिलेंडर के लिए। होलो सिलेंडर में अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है जीरो, क्योंकि अंदर कोई भी वो करंट होता नहीं है, सरफेस पे होगा। अगर सरफेस के बाहर निकालोगे तो सब सारा करंट लूप के अंदर आ जाएगा। तो आई इनक्लोज्ड कौन सा हो जाएगा? टोटल करंट आई। और डीएल का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, डीएल 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 मिलकर क्या बना देगा? 2 पाई आर। ये हो गया। अब ग्राफ देख लो मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में। तो इनसाइड क्या है? जीरो। तो इसलिए देखो यहां से लेके सरफेस तक ये क्या है? सिलेंडर। जैसे मान लो ये मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस भी होती है। तो मान लो ये इसकी रेडियस कंप्लीट आर है। अंदर करंट सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? सरफेस पे, करेक्ट। अब एक बात बताओ, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब सरफेस पे कोई पॉइंट पी लिया, सरफेस पे पॉइंट पी लोगे तो यहां पर एक लूप ड्रॉ कर दोगे?
ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, लूप ड्रॉ कर दी पी पॉइंट। अब कितना करंट इनक्लोज किया इस लूप ने, पूरा जो भी तुम्हारा सरफेस वाला है अभी भी आई, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। करेक्ट। अब आगे आगे देखो ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी भाई, जितना मुझे पॉइंट पी मैं बाहर लेती जाऊंगी उतना जो ये डिस्टेंस आर है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसलिए ये सरफेस पर मैक्सिमम हो गई और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। तो ये ग्राफ आया है। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यही आता है होलोस्फीयर में, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड होलोस्फीयर के लिए भी सेम ग्राफ आता है ना? यस मैम। हाँ, तो ये ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए आया है। अब देखो, अब किसके, ये होलो सिलेंडर का यहाँ पे सारा चीज एक साथ करके लिखी हुई है, पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर। अभी तो कैसा पड़ा था, होलो। होलो। सॉलिड में देखो, अब सॉलिड में क्या फर्क आ जाएगा, एक ही फर्क है, सॉलिड में अंदर जो करंट है ना वो सरफेस पे ना होके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉलिड सिलेंडर है भाई, अब जो करंट होगा वो एरिया में नहीं होगा, वो पूरे सॉरी सरफेस पे नहीं होगा, वो पूरे एरिया में होगा। करेक्ट, देखो पूरे एरिया में है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली मैं दूसरा एक बार एकदम अलग कलर जो इस इन वाले पेन से अलग दिखता हो बताना जरा। ग्रीन कलर लेते हैं, ये वाला कलर अलग है ना, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ देखो आई करंट बच्चों कितने एरिया में फैला हुआ है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर आर क्या स्क्वायर। है, इस सिलेंडर का रेडियस। तो मैंने क्या बोला कि इस सॉलिड सिलेंडर में आई करंट फ्लो कर रहा है, इस सॉलिड सिलेंडर में आई करंट फ्लो कर रहा है, बट वो आई करंट पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो पाई आर स्क्वायर, मुझे निकालना है कि एक यूनिट एरिया में कितना है, तो बच्चों कितना आ जाएगा एक यूनिट एरिया में, आई बाय पाई आर स्क्वायर, डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब दिक्कत क्या आई, देखो बाहर के लिए तो वही रहेगा सेम जैसे होलो में करते थे, क्योंकि जब बाहर पॉइंट लोगे तो पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, और टोटल चार्ज तो तुम्हें पता ही है कितना है, आई। करेक्ट, बाहर के लिए तो सारा का सारा चार्ज गुड इवनिंग मैम। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। ठीक है, तो बाहर अगर पॉइंट लोगे तो सारा का सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस बाहर मैम। पॉइंट, हाँ बाहर पॉइंट लेंगे यस तो मैम। सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, आई। तो यह बाहर के लिए दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, बाहर के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उतनी रहेगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। करेक्ट, अंदर के लिए दिक्कत है, अंदर मान लो मैं जितना अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है, एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे देखो दिक्कत क्या है, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब मेरे को मान लो मैं कहती हूँ कि ये मेरा पी पॉइंट है, मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बच्चों मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पर एक्सिस होगी, जितना ये डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस लेके एक लूप बना दूंगी, ये मैंने लूप बना दी। करेक्ट, ये बना दी एक लूप। अच्छा, अगर अब मैं पी पॉइंट थोड़ा अंदर यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है, तो अब तुम बोलोगे इतनी लूप बना दो। अब मुझे एक बात बताओ, जो पी करंट है इसका एरिया ज्यादा है कि, मतलब ये पी और P1 इन दोनों का एरिया अलग अलग है ना, यस मैम। यानी डिस्टेंस अलग अलग है भाई, ये वाली आर आर जो है बड़ा होगा एज कम्पेयर टू R1। ठीक है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा कि अलग आएगा, अलग। अलग आएगा ना, क्योंकि करंट अलग है, और करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। अभी हमने देखा टोटल आई करंट जो है वो पूरे पाई आर स्क्वायर में फ्लो कर रहा है, पाई आर स्क्वायर किसका रेडियस है, इस सिलेंडर का। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मान लो मैंने पहला वाला लूप जो है इसके लिए निकालना है, ठीक है, पहले वाले लूप के लिए, तो कितने एरिया में करंट, 1 मीटर का तुम्हें पता है, 1 यूनिट का 1 यूनिट का हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, भाई 1 यूनिट का आ गया ये। अब मुझे कितनी यूनिट का चाहिए, ये इतने आर का, इतने एरिया का, ये कितना आर हो गया, पाई आर स्मॉल स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई स्मॉल आर स्क्वायर, बोलो। और यही क्या है मेरा आई इनक्लोज। एट द एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। बी तो कांस्टेंट रहता है, बी तो हम बाहर निकाल लेते हैं, डीएल क्या है, इसका लूप का सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो आप निकाल लोगे। म्यू नॉट, मेन दिक्कत आती है आई इनक्लोज में,
अब आई इनक्लोज्ड बच्चों तुम्हें ये पता होना चाहिए कितना करंट इस लूप के अंदर है। अब इस लूप के अंदर का करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैं एक यूनिट पे निकाल लू कितना करंट है। तो मैंने देखा एक यूनिट पे आई बाय पाई आर स्क्वायर है, कितने का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया उस एरिया से, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्या बचा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, करेक्ट। डीएल कितना हो जाएगा बच्चों, डीएल बताओ, डीएल क्या है, इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये देखो म्यू नॉट आई अपॉन, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो इनसाइड है, ये यस मैम। इनसाइड आई है, ये इनसाइड आई है, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी सॉलिड उसमें, नॉन कंडक्टिंग वाले में, इंसुलेटिंग वाले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती थी इनसाइड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी देखो इनसाइड क्या आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और उसके बाद तो सेम ही रहेगी 1 बाय आर स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद तो सेम ही रहेगी, जैसे किसी भी पॉइंट बाहर पे निकालोगे, मान लो मुझे ये निकालना है तो बाहर आ गया, देखो बाहर ने पूरा एरिया कवर कर लिया ना, अब पूरे एरिया में कितना करंट है, आई, तो आई इनक्लोज कितना रहेगा, देखो आई ये कब का है, आउटसाइड का, क्लियर है। तो यस मैम। आउटसाइड के लिए सेम है, होलो और होलो और सॉलिड में आउटसाइड के लिए सेम है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, क्योंकि पूरा करंट कवर कर लेगा तुम्हारा वो लूप। अंदर जो है एरिया डिफरेंट और करंट डिफरेंट, तो एरिया में करंट बटा हुआ है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा करंट स्टोर करेगा। एरिया का करंट हम निकाल लेंगे कैसे, यूनिटरी मेथड से, अगर एक का निकाल लिया तो कितने भी यूनिट का निकाल सकते हो। ये बताओ ये एरिया वाली बात समझ में आई, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। ये तो ये सॉलिड सिलेंडर का हो गया ग्राफ, ये तुम्हारे सामने है, पहले स्ट्रेट लाइन और उसके बाद डिक्रीजिंग ग्राफ। ये रहा, दो फॉर्मूले हैं, इनसाइड के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये फॉर्मूला याद कर लो। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सेम रहेगा, फॉर सॉलिड होलो फॉर एवरीवन, सेम फॉर्मूला। चलो ये क्वेश्चन एक बार मुझे आंसर दे दो इसका। आंसर करो इसका, अभी हमने पढ़ा है सारा। बोलो, हाँ विच ऑप्शन बोल के बता दो एक बार। मैम ऑप्शन ए और सी आ रहा है, ए वाला कैसे, जल्दी बोलो, ए या सी। तो सी करेक्ट है भाई। देखो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो एरिया में इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, बाहर इनवर्सली, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करेक्ट। चलो ये जल्दी बताओ। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड, डी ऑप्शन। ये वाला करो, ट्राई दो इसको, ऑप्शंस गलत भी हो सकते हैं, ट्राई करो, मतलब सॉल्यूशन जो ये दिख रहा है ये गलत भी हो सकता है, चेक कंफर्म करो कि सही है कि क्या है।
करो ट्राई। आंसर दो, आराम से करो, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। ज्यादा समय लग रहा है भाई। करें क्या सॉल्व? हुआ नहीं। देखो अगर बस किसी, मैम थोड़ा सा बचा। हाँ यस मैम, ऑप्शन ए आ रहा है 2/3। ठीक आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो अगर कोई भी वायर है, अगर उस वायर की रेडियस आपको दी हुई है, ठीक है, उस वायर का रेडियस आपको ए दिया हुआ है, करेक्ट, तो a/2 कौन सा पॉइंट, a/3 कौन सा पॉइंट हो जाएगा भाई? कहीं इनसाइड का पॉइंट, करेक्ट। ये जो पॉइंट है ये इनसाइड का पॉइंट हो गया a/3, और 2a कहाँ का पॉइंट हो गया? बाहर का। तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, ब्लैक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड का बोलो, म्यू म्यू नॉट नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर कितना गिवन है? 2a, तो टू यहाँ ए पर वो कितना हो जाएगा? 2a, बस खत्म। इनसाइड का फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट म्यू आई नॉट आई आर upon स्क्वायर अपॉन टू अपॉन पाई 2 पाई आर। कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कौन सी है? वो रेडियस होती है, तो रेडियस ए यस है, मैम। तो ये ए हो जाएगा। और ये आर वही डिस्टेंस होता है जो आपको सेंटर से लेना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? a/, तो इनका रेशो कर दो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है बच्चों अपना सोलिनॉइड, है ना। सोलिनॉइड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलिनॉइड। उसके बाद अपन आता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड कैसे? सोलिनॉइड क्या होता है बच्चों? अगर मैं किसी भी कॉपर की, जैसे तुमने रॉड देखा है, वो ऐसे यस कर्ल में मैम। होता है ना, बट वो लेंथ उसकी बहुत स्मॉल होती है। अब ये वाला जो सोलिनॉइड हम पढ़ते हैं, ये कैसे पढ़ते हैं? लॉन्ग पढ़ते हैं, लॉन्ग सोलिनॉइड, मतलब ये काफी लॉन्ग होता है सोलिनॉइड। तो ऐसे जब उनको बार बार कर्ल कर देते हो तो वो किस शेप में बन जाता है? सोलिनॉइड की शेप में बन जाता है, तो वो सोलिनॉइड है। अब सोलिनॉइड में सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो देखो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर ही रहेगी। अगर सोलिनॉइड के बाहर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, और हम लोग जीरो कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, तो आउटसाइड सोलिनॉइड के जीरो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इनसाइड। फॉर्मूला क्या होता है? देखो म्यू नॉट NI, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट NI। अब बच्चों सबसे बड़ी बात आई कि यहाँ पर N क्या है? N क्या है बताओ? नंबर ऑफ number टर्न्स। of turns नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट मतलब मान, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखने। अगर मान लो तुम्हें बोल दिया देयर इज अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 10 meters हैविंग 1000 टर्न्स, ठीक है, फ्लोइंग 1 एम्पियर करंट, ऐसे बोल दिया कि मान लो हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसका 10 मीटर का लेंथ है। 10 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, पर चलो मान लेते हैं 1000 जिसमें टर्न्स हैं। तो ये जो 1000 टर्न्स है ना, डायरेक्ट मत लिखना यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो मतलब इस टर्न को लेंथ से डिवाइड करोगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए कि एक यूनिट लेंथ में कितने करंट है, कितना टर्न्स है। ये तो 10 मीटर में कितने हैं? इतने।
अब मुझे कैसे चाहिए, पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में एक मीटर में कितने हो जाएंगे भाई, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, यानी 100। 100। तो यहाँ पर n 1000 नहीं आएगा, कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि हमने कितने लिखने हैं, सॉरी एक कम कर दो मुझसे। तो हमने कितने लिखने हैं, पर यूनिट लेंथ लिखना है कि पर यूनिट लेंथ कितने टर्न्स आएंगे। तो डायरेक्ट नहीं लिखना है टर्न की वैल्यू, लेंथ से डिवाइड करके तब लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। उसके बाद कॉर्नर्स पे, भाई ये तो इनसाइड मतलब सेंटर पे यहाँ कहीं, अगर बिल्कुल कॉर्नर पे जाके पूछ लें, ये जो एंड पॉइंट है एकदम, इन एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है एंड पॉइंट्स पे आधा हो जाता है। तो देखो एंड पॉइंट पे कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई का आधा बाय 2। 2। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है सोलिनॉइड। और अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रेट लाइन। सोलिनॉइड के अंदर है सोलिनॉइड सर्कुलर, सर्कुलर कॉइल से बना हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल में भी अंदर कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट और लाइन। यहाँ पर भी अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद आता है टॉरॉइड। टॉरॉइड भी क्या है, टॉरॉइड जो है सोलिनॉइड को बेंड कर दिया, मतलब सोलिनॉइड जब तो वो खुला हुआ था, उस सोलिनॉइड के एंड्स को भी टच कर दिया, पूरा सर्कल बना दिया। अब पूछा है कि आप बताओ, ये एंडलेस सोलिनॉइड है, मतलब बंद कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की, पहले तो डायरेक्शन की बात कर, मैग्नेटिक फील्ड की वो देखते हैं कि किस शेप में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यहाँ पर कैसी होगी, सर्कुलर, कैसी, सर्कुलर, ठीक है। सोलिनॉइड में तो स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ कैसी हो जाएंगी बच्चों, सर्कुलर, कैसी होंगी, सर्कुलर। हम्म। ओके, अब बात करते हैं वैल्यू। तो देखो यहाँ पर भी v इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इज द फॉर्मूला, बट यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है ना। बोलो, यस मैम। हाँ। तो यहाँ पर लेंथ क्या लिखनी है, लेंथ एल है, बट अभी सर्कुलर में है, तो सर्कुलर में हम लेंथ कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रांस से। तो वो एल किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर, ठीक है। बस यहाँ इतना ही फर्क है। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। हाँ क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड के टेंजेंशियल ही होगी यहाँ पे। कुछ लिख भी नहीं रहे हो, बार बार क्या कर रहे हो। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगी, हर पॉइंट के टेंजेंशियल ही होगी, ठीक है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हर पॉइंट के टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कैसी आएगी, टेंजेंशियल। ये बार बार हैंड रेज क्यों कर रहे हो, ठीक है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल आएगी। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
मैम ऑप्शन बी ए। ऑप्शन ए आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी ना? यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, इनसाइड या आउटसाइड? जैसे सोलिनॉइड में इनसाइड मिली थी, यहाँ यस पर मैम। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी कि नहीं होगी यहाँ पे, बताओ। होगी नो भाई मैम। इनसाइड। हाँ यहाँ पर भी, यहाँ पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड के अंदर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर हम लोग चलेंगे फोर्स के ऊपर, फोर्स पढ़ेंगे फिर। करो, चलो एक बार ये कर लेना, अब एक बार ना फोर्स पढ़ लेते हैं, फोर्स का टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है? आ जाओ। फोर्स कंप्लीट करते हैं। अब फोर्स क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पार्टिकल को छोड़ोगे तो वो पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी ना। ये किसी भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलीज करोगे तो वो क्या लगाएगी उसके अंदर? फोर्स। जैसे कि यस सपोज मैम। करो, अब पढ़ते हैं फोर्स ऑन पार्टिकल चार्ज। देखो कैसे, मान लो मेरे पास कोई भी एक चार्ज क्यू है, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सब सिर्फ कब फोर्स लगाती है किसी चार्ज पर? जब वो मोशन में होता है, करेक्ट? ये चार्ज हम मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इन साइड, ठीक है? अब ये चार्ज क्यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी, इस चार्ज पार्टिकल पे लगाएगी कि नहीं? अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ यस होता मैम। तो, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता तो कितना फोर्स लगता मैग्नेटिक फील्ड के कारण? जीरो, क्योंकि रेस्ट पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाती। नहीं लगाता। अगर वो पार्टिकल मूव करेगा तभी फोर्स लगेगा। अब देखो पार्टिकल मूव कर रहा है, अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड, अब देखेंगे पहले फोर्स तो लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल आप यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शंस में अपनी फिंगर रखी, हथेली कहाँ रखनी है? फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला भी देख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है? फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है? वी क्रॉस बी, वी और बी के बीच में जो भी वेक्टर फॉर्मेशन आएगा रिजल्टेंट, वही क्या आएगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक बार बताओ वेक्टर प्रॉपर्टीज से, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या दिखा रहा है? ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यस मैम। ए क्रॉस बी क्या दिखा रहा है? ए और बी जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और रिजल्टेंट, तो उन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आता है? उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। ए क्रॉस बी, उनका यस रिजल्टेंट मैम। भी क्या होगा? उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। वेक्टर से ही हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही देखो वी क्रॉस बी, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जो होगा वी क्रॉस बी के कैसा आएगा? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक मैम ये फोर्स, कॉन्सेप्ट तो लॉरेंटेज फोर्स के ऊपर है ना? लॉरेंज में इलेक्ट्रिक भी आता है।
लॉरेंस में वो भी तो आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें दोनों आते हैं ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, फॉर्मूला है ये क्यू वी क्रॉस बी। अब डायरेक्शन देखो, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बताओ जरा। पाम रूल लगाएंगे, वी क्रॉस बी करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो। पाम का क्या काम है, देखो राइट हैंड पाम रूल, पाम लगा हुआ है, इसका मतलब हथेली का यूज जरूर करना है। तो दो वेक्टर है, एक वी और एक बी, दोनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में उंगलियां रख लो, हथेली को बी की डायरेक्शन में रख लो और अपनी फिंगर्स को घुमा दो। अब देखो थंब कहाँ डायरेक्शन दे रहा है, जो थंब डायरेक्शन देगा वही क्या आएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो क्यू को मैंने वेलोसिटी को रखा, देखो वी की इनको उंगलियों को रखा वी की डायरेक्शन में, थंब को रखा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अंदर, तो अंदर रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये किसकी डायरेक्शन आई, फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा अब एक बात बताओ, जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी के कैसा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। अब एक बात बताओ, जो ये फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, क्या ये फोर्स एक्सीलरेशन देगा इस वेलोसिटी को, देखो अब ये फोर्स क्या काम करेगा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये फोर्स इसको यहाँ पकड़ के खींच रहा है, तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा ये इस तरीके से खींच लेगा इसको अपनी तरफ, करेक्ट। तो ये जो फोर्स है, ये जो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, ये कैसा मोशन करेगा बच्चों, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन, जिसका सेंटर किस घर की तरफ आएगा, यहाँ पर। तो जहां पर इनिशियली फोर्स लगा है वहीं पर इसका सेंटर बनेगा, यहाँ पर कहीं सेंटर बनेगा और इसके अराउंड जो है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो क्यों करेगा, क्योंकि देखो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, स्पीड विल नॉट चेंज क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई। अगर वेलोसिटी के एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर हो जाए, ये एक्सीलरेशन और ये वेलोसिटी, तो क्या स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी। स्पीड तो जब चेंज हो सकती है या तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक डायरेक्शन में हो, या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी तो चेंज हो सकती है। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो स्पीड विल नॉट चेंज, बट क्या चेंज होगी, ट्रेजेक्ट्री। कैसे, ट्रेजेक्ट्री क्या बन गई, कैसा मोशन दिया, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन, यानी जब भी तुम्हारा फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा तो तुम्हारा जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का वो सर्कुलर मोशन रहेगा। सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है, स्पीड चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्ट्री चेंज होगी जो कि सर्कुलर मोशन देगी। क्लियर इतना, फोर्स कितना लग रहा है, क्यू वी, यस मैम। ये फोर्स है मैग्नेटिक। तो पहला तो ये हो गया कि तुमने चार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी। अब देखो अब सेकंड केस में क्या करते हैं, मैं सेकंड केस में क्या करती हूँ, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को इसी वेलोसिटी में इसी डायरेक्शन में छोड़ दिया। हाँ बोलो भाई, बार बार हैंड रेस करके ये मत कहा करो, कभी क्वेश्चन हो तो करा करो। अब मेरे को बताओ, ये चार्ज पार्टिकल है और ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, वेलोसिटी भी यही है, तो क्या कोई फोर्स लगेगा, नो मैम। फोर्स का नो मैम। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वी और बी के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। हाँ साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो 0। कितना फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स ने, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। मतलब कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी, ये अब मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगा रही, Fm की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाएगा, अनडेविएटेड, जैसा आया था, जिस वेलोसिटी से आया था, जिस डायरेक्शन में आया था उस तरीके से चुपचाप निकल जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स इसको छेड़ ही नहीं रही। ठीक है, थर्ड। अब बात करते हैं, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है,
अब एक काम तो कर सकते हैं कि अब मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, तो यानी इस चार्ज पार्टिकल की दो वेलोसिटी हो गई, एक तो यहाँ v cos थीटा और एक यहाँ पर v sin थीटा, है ना। एक दो वेलोसिटी हो गई, एक v cos थीटा हो गई, एक v sin थीटा हो गई। अब एक बात बताओ, v cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गई, यस मैम। जो कि चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव कराएगी, आगे स्ट्रेट। स्ट्रेट, है ना, चार्ज पार्टिकल को आगे मूव कराएगी। और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लगेगा, किधर लगेगा भाई चार्ज, अच्छा मैं एक सेकंड में इधर नहीं लगेगा, डायरेक्शन देखते देखना मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है भाई। F इक्वल्स टू क्यू वी, देखो वैसे भी निकाल सकते हो, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, J में, और मैग्नेटिक फील्ड I, तो J क्रॉस I क्या देता है, ये पढ़ा है ना, I J K, I क्रॉस J क्या देगा, K, तो ये है J क्रॉस I यानी माइनस K। तो यानी पार्टिकल अंदर की तरफ जो मोशन कर रहा होगा, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बट ये मोशन आएगा कैसा बच्चों, हेलिकल पाथ। कैसा पाथ आएगा, हेलिकल पाथ। मोशन क्या आया, हेलिकल पाथ। क्यों आया हेलिकल पाथ, देखो जो v sin थीटा है ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, जब परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है तो कैसा मोशन देती है, सर्कुलर। अभी हमने देखा है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे थे, परपेंडिकुलर थे ना, वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड ये वही y डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना। जब परपेंडिकुलर थे तो सर्कुलर मोशन कराया, सेम डायरेक्शन में थे तो स्ट्रेट लाइन, नो डेविएशन। तो अब देखो जो v sin थीटा है वो तो उसको सर्कुलर घुमाना चाहेगा, पर v cos थीटा उसको वहीं आगे लेके जाएगा। बताओ, v cos थीटा वहीं आगे लेके जाएगा और sin थीटा उसको गोल घुमाएगा, हाँ या ना। cos थीटा आगे लेके जाएगा, sin थीटा उसको गोल घुमाएगा, बोलो। तो मोशन कैसा आया, हेलिकल। तो जब भी वेलोसिटी किसी एंगल थीटा पर आती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, तो हेलिकल मोशन आता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हम लोग निकालते हैं, पहले बच्चों निकालते हैं, अच्छा यहाँ पे भी मैं भूल गई निकलवाना, टाइम पीरियड। फोर्स तो निकाल लिया, दूसरा टाइम पीरियड बताओ कि जो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, ये चीज मुझे निकालनी है। रेडियस निकालना है, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, देखो रेडियस और टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालेंगे। सर्कुलर मोशन हो रहा था, सर्कुलर मोशन, सेंटर में कौन सी फोर्स लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स बच्चों किसके काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स कितनी थी, QVB। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है, MV स्क्वायर बाय R। तो यहां से R की वैल्यू निकालो, MV अपॉन QV। तो जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो R कितना बनेगा, मतलब जो जिस सर्कुलर मोशन में मोशन कर रही है उसका रेडियस कितना है, तो कितना होगा, MV अपॉन QB। क्लियर, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट। तो भाई सर अब टाइम पीरियड यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो गया, सर्कुलर मोशन का लेंथ, ये कितना है 2πr, तो मैंने 2πr लिख दिया अपॉन वेलोसिटी। r आपने अभी निकाला है, 2πr की वैल्यू रखो, mv अपॉन qb इंटू v, तो v से v कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, 2πm अपॉन qb। तो सबसे पहले तो ये देखो जो टाइम पीरियड है ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, टाइम पीरियड वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आ गया। ये था सर्कुलर मोशन में। अब देखो जो ये हेलिकल वाला है इसमें यहाँ पर टाइम पीरियड कितना आएगा, आप बता सकता है कोई, जो हेलिकल वाला है इसके लिए टाइम पीरियड कितना रहेगा, दो वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड देखो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है,
तो टाइम पीरियड Yes, बच्चों ma'am. यहाँ भी सेम ही आएगा, सेम 2πm अपॉन QB, यानी चार्ज, मास, और m क्या है, मास, b मैग्नेटिक फील्ड, q इज द चार्ज, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। दूसरा आया रेडियस। अच्छा, अब रेडियस का फॉर्मूला था mv अपॉन QB। बच्चों अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट सर्कुलर मोशन में ले जा रहा है, थीटा, साइन थीटा, तो वेलोसिटी भी mv साइन थीटा ही लिखेंगे, mv साइन थीटा अपॉन QB। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना है जो उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। समझो रेडियस किसकी वजह से आ रही है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कौन सी वेलोसिटी से है, v साइन थीटा, तो इसलिए v साइन थीटा लिख दिया। अब बात आया, देखो पर जो ये पार्टिकल है ये सीधा भी चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, दोनों मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन भी चल रहा है और सर्कुलर भी। अब स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कैसे निकाले, कि मान लो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना चला, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पिच। टर्म आती है एक नई, क्या, पिच। पिच किसके लिए है, कि एक टाइम पीरियड, देखो सर्कुलर मोशन में पिच नहीं आएगी, पिच आएगी हाँ हेलिकल में, क्योंकि पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पिच क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है कि नहीं, हेलिकल में पार्टिकल, हेलिकल में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, सीधा एक्स डायरेक्शन में, आगे भी तो जा रहा है, वो गोल भी चल रहा है और आगे भी जा रहा है, गोल भी चल रहा है आगे भी जा रहा है। अब जो आगे जा रहा है, पहले तो समझो पिच है क्या, पिच एक डिस्टेंस है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। पिच इज अ डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन वन टाइम पीरियड। कि जब एक टाइम पीरियड में जो पार्टिकल है उसने अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया, तो वो हॉरिजॉन्टल कितना चल गया, भाई एक टाइम पीरियड में गोल घूमा तो आगे कितना बढ़ा, वो है पिच। तो अब पिच यानी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम कहोगे मैम डिस्टेंस तो हमारा क्या होता है, टाइम इनटू वेलोसिटी, करेक्ट। टाइम क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। वेलोसिटी, अभी आपने, अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सी वेलोसिटी कामयाब है, v cos थीटा। टाइम पीरियड आपने निकाला ही है अभी, 2πm/2। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, पिच। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपका पिच का, ये हमारा पिच का फॉर्मूला। पिच का फॉर्मूला v cos थीटा इंटू 2πm/QB, क्लियर। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ले आते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले आते हैं। अब देखो मान लो कि मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है चुपचाप रेस्ट पे। अब देखो यहाँ पर दोनों फील्ड लगी हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब बताओ इस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा, देखो रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगा, नो मैम, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्टिकल, कौन सा फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, तो मुझे बताओ चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा कि नहीं करेगा, भाई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा कि, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा पार्टिकल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल में क्या आ जाएगी, F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स कितना है QE, तो एक्सिलरेशन आ गई ना QE/m, तो पार्टिकल एक्सिलरेट तो करेगा ही, क्योंकि भाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इस पे चार्ज पार्टिकल, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो एक्सिलरेशन तो पार्टिकल करेगा ही करेगा, ठीक है, कोई न किसी अमाउंट से तो एक्सिलरेट करेगा चार्ज पार्टी। अब एक बात बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक्सिलरेशन है मतलब वेलोसिटी आ गई, अब ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तब क्या इस पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ काम करेगा, यस मैम, क्यों, भाई डायरेक्शन तो इस चार्ज पार्टिकल की ऐसी रहेगी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल अभी भी कितना है, 0। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, यही तो पढ़ा है अभी,
मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा अभी भी, ठीक है। अच्छा सेकंड केस अच्छा करते हैं। सेकंड केस क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब की बार चार्ज पार्टिकल कैसा परपेंडिकुलरली मूव करा देते हैं। चार्ज पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली। कैसे? देखो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बताओ जरा अब क्या होगा? क्या होना चाहिए भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये चार्ज पार्टिकल और ये मूव कर रहा है, क्या होगा? v वेलोसिटी से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेगी? परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक फील्ड के, ये परपेंडिकुलर है, करेक्ट? यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे घुमाएगी? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर। जैसे ही सर्कुलर में घूमेगा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल ड्रॉ कर लेगा। यस मैम। जैसे ही सर्कुलर मोशन में आएगा पार्टिकल एंगल बना लेगा। जैसे ही पार्टिकल कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे काम इफेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इफेक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट होने से क्या होगा? जैसे ही वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल बनाएगा और उसकी वेलोसिटी इसके साथ कुछ एंगल बनेगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब क्या होगा? पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? अब इसकी जो पिच है ना ये बढ़ती जाएगी पार्टिकल की, ये पिच जो ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ना ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सीलरेट करना चार्ज पार्टिकल को, पर वो परपेंडिकुलर रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई काम नहीं करेगा। बट जैसे ही वो रोटेट करना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपना इफेक्ट डालेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अपना रोटेट अपना जब इफेक्ट डालेगा तो वो कैसा रोटेशन वो करेगा? रोटेशन के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ले जाएगा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे फोर्स ले जाएगा, आगे मूव कराएगा। तो आगे मूव कराएगा तो एक टाइम पीरियड में कितना आगे मूव कर सकता है वो किस पे डिपेंड करता है? इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पे। अभी हमने बोला था ना एक टाइम पीरियड में कितना मूव कर सकता है, वही हमारी हेलिकल डिस्टेंस, वही मेरा वो होता है पिच। पिच का फॉर्मूला लिखा था तुमने, टाइम पीरियड इनटू v cos थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी क्योंकि ये एक्सीलरेट करेगा ना टाइम पार्टिकल हर टाइम पे, तो पार्ट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? चेंज होगी ना टाइम के साथ साथ। तो यही बात है, पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी और इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए जो पिच है ये भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछती हूँ कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव कर रहा है उसकी स्पीड बताओ कितनी है। भाई स्पीड चेंज होगी, पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाएगी, ये याद रखना। क्या स्पीड के चेंज होने से टाइम पीरियड चेंज होगा? टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, यही तो खास बात है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है इनिशियली, तो क्या होगा? किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर स्पीड निकालो।
तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो कौन कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क डन हमेशा क्या रहता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, याद रखना। ये हो गया जीरो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एक्स। तो फोर्स कितना लगा रहा है क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल गया होगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे पूछ रहा है, मान लो पार्टिकल यहाँ से चला है और एक्स डिस्टेंस यहाँ हो गया, एक्स डिस्टेंस लिख लो इसे। तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल गया, एक्स डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब इनिशियली फाइनली कितनी है यही निकालना है। इनिशियली मान लो वो गिवन होगा तुम्हें, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इनिशियल। तो चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, किस पे निकालना है वो वैल्यू भी पूछेंगे, वी फाइनल निकाल लो। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल बनता है ये कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो पिच बच्चों इंक्रीजिंग होती है रहेगी, ठीक है, हेलिकल पाथ इंक्रीजिंग रहेगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद आता है चार्ज पार्टी, किसी भी कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है, ये तो चार्ज पार्टिकल का हो गया। अब आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर, है ना, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। इस करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगेगा, मान लो ये मेरी एक ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है बच्चों। तो इस पर कितना फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना है कितना लगाती है, आई इंटू एल क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो कितना आई एल बी साइन थीटा 90 डिग्री हो गया। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, आई एल बी, ठीक है। इसी में फिर क्या बनता है कि दो वायर्स रख देते हैं, ये दो वायर हैं, ये आपस में रखी हुई है एक साथ, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो बताओ कि ये वायर A जो है B पर कितना फोर्स लगा रही है, ये दोनों वायर कितना फोर्स लगा रही है। तो बच्चों अभी तुमने क्या लिखा है देखो, अगर फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू A ये निकालना है। पहली बात तो ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के बराबर दूरी पर है, तो जितना फोर्स A B पे लगाएगी उतनी वायर B A पर लगाएगी, ठीक है, ये याद रखना। अब F इक्वल्स टू बी ए, आई की वैल्यू देखो, अब आई किसका लिखना है, जिस वायर पे फोर्स निकाल रहे हैं I2, जिस पर निकाल रहे हैं, लेंथ उसी की जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अब एक बात बताओ, जो ए वायर है ये बी पर फोर्स लगा रही है, क्यों लगा रही है, क्योंकि इसका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है ना। देखो जो वायर फोर्स लगा रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है बस, ये आई एल बी तीन चीजें दिख रही है, तो बी उस वायर का लिखेंगे जो फोर्स लगाएगी। तो अभी मैंने बोला ए ये फोर्स लगा रही है, तो आई टू एल। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है लॉन्ग वायर की वजह से, म्यू नॉट I1 अपॉन, अब ए के पास कितना करंट है I1 इसलिए I1 लिखा है, 2 पाई आर होता है, कितना होता है 4 पाई होता है 2 होता है 2 पाई आर। तो यानी ये जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है आर दूरी पर कितना होगा, जहां पर तुम्हारी ये वायर रखी है, म्यू नॉट आई 2 पाई आर। तो देखो कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। तो ये फॉर्मूला है जब भी मैग्नेटिक फील्ड का निकालना हो। अब चाहे तुमसे बी का ए पे पूछे या ए का बी पे पूछे, चाहे कैसे भी पूछे, यही फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर। अब एक चीज देख लो, अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो वायर एक दूसरे को रिपेल। तो अब पर यूनिट लेंथ पूछेंगे तो इस लेंथ को नीचे ले जाना, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, क्लियर। यस मैम। तो ये तुम्हारा सारा फॉर्मूला है जो हमने रिवाइज कर लिया है। मैग्नेटिक मूवमेंट बचता है बच्चों, ठीक है, एक बार उसको शॉर्ट नोट से पढ़ लेना मैग्नेटिक मूवमेंट को, ठीक है। अदरवाइज वो 5 मिनट का टॉपिक है, मैं अगली क्लास में टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगी, वरना तुम लोग शॉर्ट नोट से जरूर पढ़ लेना। मैग्नेटिक मूवमेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यस मैम। ओके बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। रोटेशन कहाँ आ गई इसमें, सर्कुलर मोशन है रोटेशन नहीं है, सर्कुलर और रोटेशन में बहुत फर्क है।